तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ डीमन स्लेयर के वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की। अगर तुमने अभी तक डीमन स्लेयर की मूवी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके फटाफट से टिकट बुक करो और थिएटर में देख के आओ। मैं इस मूवी को सेम डे देख के आया और क्या ही बवाल मूवी थी भाई, तो तुम्हें एक बार जरूर से एक्सपीरियंस करना चाहिए थिएटर में जाके। तो इस वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारी मूवी खत्म होती है। खैर और ज्यादा बाकी बकवास न करते हुए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। खैर मूवी खत्म होती है जहाँ पे हम डोमा और हमारी शिनोबु की फाइट को देख पाते हैं, लेकिन वहां पे डोमा शिनोबु को हरा देता है और उसको एब्सॉर्ब भी कर लेता है। और उसी टाइम पे वहां पे एंट्री हो जाती है कनाओ की। कनाओ बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भाई डोमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और डोमा यहाँ पे आसानी से शिनोबु को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे डोमा उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, बताती है मेरा नाम है कनाओ, बताती है वो कोकोचु काने और यहाँ पे शिनोबु काने की छोटी बहन है। डोमा उसे देख के बोलता, तुम्हारे फ्लैश को देख के तो मुझे पता चल रहा है कि तुम उसकी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां काफी ज्यादा टेस्टी होती है खाने में। फाइट के दौरान ही डोमा को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे अकाजा मारा जा चुका है। अकाजा को याद करके यहाँ पे डोमा रोने लगता है और बोलता है अकाजा मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था, उसको ऐसे नहीं मरना चाहिए। तभी कनाओ उसको बीच में टोकते हुए बोलती ये सब झूठ बोलना मेरे सामने बंद करो, वो मर चुका है लेकिन तेरे चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू अंदर से भी कुछ फील नहीं करता है, तेरी शक्ल मुझे साफ बता रही है कि तेरी शक्ल पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके मरने के बाद तुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तू यहाँ मेरे सामने झूठा नाटक कर रहा है कि तुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। और हम देख पाते हैं कि भाई डोमा भी अपने मुंह पे वो पंखा रख के स्माइल कर रहा था ना। अपनी बात को कंटिन्यू रखते बोलती है इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो खुशी दुख सब कुछ फील करता है, यहाँ तक कि गुस्सा भी। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन तू तो कुछ ही फील नहीं करता ना, तुझे तो आज तक पता ही नहीं है कि फीलिंग होती क्या है। ये बात तो तू भी जानता है कि तू सिर्फ दिखावा करता है। जो तू फाइट के दौरान गुस्सा होता है या जो फाइट के दौरान जो तू इतना हंसता है वो तू सब फील ही नहीं करता है, वो सिर्फ तू दिखावा करता है। तुझे देख के साफ पता चलता है कि तूने आज तक कभी भी कोई खुशी फील नहीं की और ना ही कभी कोई दर्द फील किया है। तू एक एम्प्टी शेल के अलावा और कुछ भी नहीं है डोमा, और तू अंदर से पूरी तरीके से खोखला है। और तभी भाई कनाओ एक डेविल स्माइल देते हुए बोलती है आखिर तू इस दुनिया में पैदा हुआ तो हुआ ही क्यों। और भाई इसके बाद हिस्ट्री में डीमन स्लेयर की पहली बार हम देख पाते हैं डोमा को सीरियसली। डोमा भाई उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से बात की है तेरी जैसी बुली से मैं कभी नहीं मिला, और तू इतनी ज्यादा बुरी बातें कैसे कर सकती है किसी के बारे में। लेकिन कनाओ भाई उसे फिर से कोल्ड रिप्लाई करती हुए बोलती है मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तेरा गला काट के तुझे जहन्नुम भेजना चाहती हूँ। तू इस दुनिया में बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, तो जितनी जल्दी मरे उतना ज्यादा अच्छा है। डोमा को इतना गुस्सा आ जाता है कि भाई वो अपना पंखा ओपन करता है, तुरंत ही यहाँ पे कनाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन भाई कनाओ इससे पहले कि वो अटैक उसे लगे उस अटैक को वो डॉज करती है। वो सिर्फ डॉज ही नहीं करती है, वो डोमा के पेट पे गहरा कट भी मार देती है जिससे कि उसकी अतड़ियां तक बाहर आ जाती हैं। लेकिन डोमा उसे संभलने का मौका भी नहीं देता और वो फिर से उसके ऊपर एक और हमला कर देता है। लेकिन कनाओ इस हमले को भी ब्लॉक करके बच जाती है और डोमा यही सोच रहा था क्या बात है, ये तो मेरी फाइटिंग के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है और ये तो बहुत फास्ट भी है। इस चीज से डोमा काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है क्योंकि कनाओ भाई वहाँ पे ब्रीथ ही नहीं कर रही थी, क्योंकि डोमा ने चारों तरफ वहाँ पे ठंडी हवा फैला दी थी जिसकी वजह से ही शिनोबु को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और शिनोबु ने मरने से पहले ही कनाओ को सावधान कर दिया था। इसी वजह से कनाओ वहाँ पे सांस नहीं ले रही थी ताकि वो बर्फ का जो ठंडापन है वो उसकी फेफड़ों में ना चला जाए। ब्रीथ ना करने के बाद भी भाई वो काफी अच्छा मैच कर रही थी डोमा के साथ फाइटिंग में। इस फाइट के दौरान ही डोमा ये सोच रहा था मन में कि क्या ये पतली दुबली लड़की क्या ये उस पिलर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कनाओ अपने मन में यही सोच रही थी अपने ब्लेड को पकड़ के कुछ भी करके मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज तक मैं जिन भी डीमन से लड़ी हूँ वो सब तो इसके सामने बच्चे हैं। और इस टाइम पे कनाओ सच में उसकी पूरी बॉडी अंदर से कांपी हुई सिर्फ डोमा को देख के, लेकिन उसके सामने शिनोबु की डेथ हुई है, इसी वजह से वो अपने आप को पुश कर रही है लड़ने के लिए। कनाओ यहाँ पे बोलती भी है कि मेरा जो बैक थ्रोट है वो काफी ज्यादा बॉयल हो रहा है और यहाँ तक कि मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस समय पे। वो इस
समय इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि वो जोर से चीखना चाहती है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही है। लेकिन कनाओ यहाँ पे रुकती नहीं है, वो अपनी ब्रीथ ऑफ फ्लावर फिफ्थ फॉर्म यूज करती है, प्यूरी ऑफ फ्यूटिलिटी, और उससे वो यहाँ पे डोमा के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन भाई डोमा उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है, वो भी हंसते हुए। इसी टाइम हंसते हुए उसको बोलता है, अरे क्या बात है, तुम तो 7 से 8 अटैक सीधा मेरे ऊपर कर रहे हो, लेकिन अब मेरी बारी है, ये काफी अच्छे थे। इसी के बाद डोमा यूज करता है अपनी ब्लड डीमन टेक्निक, जो की थी स्नोफॉल इन दी विंटर गार्डन। कनाओ भी यहाँ पे पीछे हटने वाली नहीं थी, वो यूज कर दी अपनी सेकंड फॉर्म को, जो की थी प्लम्प स्प्रिट। और इस फाइट के दौरान ही डोमा का ध्यान जाता है कनाओ की आंखों पर, और वो कहता है इसकी आंखें तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेरे एल्बोज को देख के मेरे मूव्स तक को प्रेडिक्ट कर रही है और अपना अटैक लॉन्च कर रही है मेरे ऊपर। साथ ही में एक एवरेज स्वॉर्डमैन से तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये मेरे नेक्स्ट मूव तक को प्रेडिक्ट करके मेरे ऊपर हमला कर रही है, और ये तो बहुत ही मजेदार है। डोमा यहाँ पे रुकता नहीं, वो फिर से कनाओ के ऊपर अपने फैन से हमला कर देता है, लेकिन तभी कनाओ भाई साहब फटाफट से मूवमेंट करती है और यूज करती है सिक्स्थ फॉर्म ऑफ स्वेयरलिंग पेज। डोमा फिर से भाई अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, और वो यूज करता है फ्रोजन क्लाउड का, जिससे कि जैसे ही शिनोबु सांस ले तो उसके अंदर वो फेफड़ों में उसके जो बर्फ वाली सांस है वो चली जाए, जिससे कि उसके फेफड़े अंदर जम जाए और वो ब्रीथ ही ना कर पाए। इस अटैक से जैसे तैसे कनाओ बचती और मन में यही सोच रही थी कि एड मौके पे मैं बच गई, और अच्छा वो मैंने अपनी आंखें क्लोज कर ली, नहीं तो मेरी आंखें तक जम जाती। भाई डोमा तो भाई पूरी तरीके से इस फाइट को एंजॉय कर रहा था और बोलता है, अरे रुक जाओ, अभी तो मैंने हमला ही नहीं किया है। वो कहता अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की, और यहाँ पे फिर से कनाओ के ऊपर अपनी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करता है, जो की थी वाइन लोटस। देख पाते इस टेक्निक से कनाओ के आसपास बहुत सारी वाइन्स आ जाती हैं। कनाओ काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है इनसे बचने के लिए, लेकिन भाई डोमा तो डोमा है, वो उसे सोचने का टाइम ही नहीं था, बोलता है अब बारी है मेरे अगले अटैक की। इसके बाद वो फिर से यूज करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट और बोलता है वाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि भाई बर्फ से उसने 2 प्रिंसेस ही बना दी हैं। जो डोज डोमा ने बुलाई थी वो अपने मुंह से विंटर आइसिकल्स वहां पे छोड़ रहे थे, और कनाओ के ऊपर भाई साहब बर्फ के थ्रू बहुत सारे एकदम शार्प ऑप्टिकल ऊपर से गिरने लगते हैं। कनाओ जैसे तैसे उन टुकड़ों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन भाई बहुत तेजी से वो उसके ऊपर गिरते हैं, और यहाँ पे कनाओ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी उन सब से बचने में। अटैक से वो जैसे तैसे बच तो जाती है, लेकिन उसे भी काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं इस अटैक के बाद। डोमा उसे काफी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए, तुम्हें मेरा सर काटना है। तो डोमा ये चीज बोल रहा था तब कनाओ के हाथ में अपनी स्वॉर्ड थी, लेकिन भाई जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई, भाई साहब डोमा उसके ऊपर हमला करता है, और यहाँ पे कनाओ को पता भी नहीं चलता और डोमा उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है। और उसकी स्वॉर्ड को लेने के बाद डोमा कहता है, अरे तुम अपनी स्वॉर्ड को टाइट से नहीं पकड़ रही थी, इसलिए मैंने उसको ले लिया। डोमा उस स्वॉर्ड को अपने सामने रख के बोलता है, अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए तो आओ और मेरे पास आके ले लो। इसके बाद डोमा फिर से एक बार अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है, जो की थी स्कैटर्ड लोटस। इस अटैक से तो कनाओ के लिए बचना मुश्किल था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड तक उसके पास नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी आईज के थ्रू देखने की कोशिश करती है कि कैसे वो इस अटैक से मिनिमम डैमेज ले सकती है। लेकिन भाई तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे पहाड़ों के देवता इनोसके की। भाई बंदा लिटरली ऊपर से सीलिंग तोड़ के भाई एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है, और वो सिर्फ एंट्री ही नहीं मारता है, वो अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म को यूज करता है, जो की थी मैड क्लीव। तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है डोमा के अटैक। और यहाँ पहुंचने के बाद वो अटैक के साथ साथ यही सोच रहा था कि यार क्रॉस सही रास्ता बता रहा था। इसके बाद अपना इनोसके अपनी फिंगर से एक सर्कल बनाता है और डोमा को उसमें देख के बोलता है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू अपर मून 2 है। इसी समय से तेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और तुझे मार के मैं बन जाऊंगा पिलर। उसे देख के डोमा भाई शॉक हो जाता है और बोलता है, अबे मैंने कब अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी छुपाई है, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं अपर मून 2। लेकिन भाई अपना इनोसके डोमा से ही पूछता है, ओए डोमा अगर मैंने तुझे मार दिया तो मैं यहाँ पे पिलर बन जाऊंगा और लोग मुझे बुलाएंगे 20 पिलर या फिर पीक पिलर ही बोल सकते हैं। क्या लगता है तेरे को, कौन सा लगता है अच्छा लगेगा? डोमा भी लाइक यार ये बंदा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी यहाँ पे इनो उसके कनाओ को देखता है और उसे बोलता है, कनाओ तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत सारी चोटें लगी, इतना हर्ट हो गई हो तुम, अगर यहाँ पे शिनोबु देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन कनाओ का रिएक्शन देखने के बाद
उससे पूछता है क्या शिनोबु मर चुकी है, और यहाँ पे कनाओ उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, जिससे वो समझ जाता है कि शिनोबु मर चुकी है। लेकिन तभी डोमा वहाँ पे इंटरप्ट करते बोलता है अरे वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर ही है, वो इटर्निटी तक मेरे साथ रहेगी और वो अभी भी जिंदा है। और बच्चे मैं तुझे बताना चाहूंगा, लोगों को मार के मैं उनको फ्री कर देता हूँ, क्योंकि उनके लिए अब कोई भी पेन सफरिंग नहीं बचती। ये सुन के भाई अपना इनोस्के तो बिल्कुल ही सन हो चुका था। वो 1 मिनट के लिए भाई वही फ्रीज हो जाता है ये सुन, और तभी उसे वो शिनोबु का फ्लैशबैक याद आता है, जब शिनोबु ने उसके हाथ पे पट्टी बांधी थी और उससे पिंकी प्रॉमिस लिया था कि जब तक शिनोबु नहीं बोलेगी तब तक वो उस पट्टी को नहीं उतारेगा। ये याद करने के बाद तो भाई इनोस्के एकदम रेज में चला जाता है, और इनोस्के यहाँ पे तुरंत ही डोमा के ऊपर हमला कर दे, लेकिन कनाओ से बोलती है वहां पे ठंडी हवा से ब्रीथ मत करना, नहीं तो तुम्हारे फेफड़े जम जाएंगे। जिसके बाद इनोस्के यहाँ पे यूज करता है अपनी बीस ब्रीथिंग की 4th फॉर्म को, जो की थी माइंड्स ऑफ बिट्स। लेकिन ये टेक्निक देख के डोमा काफी ज्यादा मुस्कुराता और उसे बोलता है अरे ये तो बहुत ही मेस्ड अप टेक्निक है, तू बस उन चिप ब्लेड्स के साथ जैसे तैसे इस टेक्निक को यूज कर रहा है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद डोमा भी भाई अपने पंखे का यूज करके तुरंत ही इनोस्के के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन भाई अपना इनोस्के भाई उस हमले को अपने पैर से रोकता है और डोमा को दूर कर देता है। और वहां पे डोमा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है इस मूव को देख के, और उसके मास्क को देख के, और उसके मास्क की वो तारीफ भी करता है। लेकिन भाई अपना इनोस्के सिर्फ उसके अटैक से बचा ही नहीं था, वो वहां से कनाओ की तलवार भी निकाल लेता है और उस तलवार को लेके कनाओ के पास आ जाता है। ये देख के तो भाई अपना डोमा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि इनोस्के ने कब वो तलवार निकाल ली। तभी यहाँ पे इनोस्के कनाओ से पूछता है क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारी, और कनाओ से कहती है हाँ, और इनोस्के उसे वो स्वॉर्ड देते बोलता है अब इस स्वॉर्ड को बिल्कुल भी मत खोना। और इसके बाद डोमा भाई साहब तुरंत ही इमीडिएटली हमला कर देता है इनोस्के के ऊपर, लेकिन इनोस्के फिर से उसके पंखे की टेक्निक को अपने पैर से ही रोक के बच जाता है। और डोमा यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान था, और वो यही सोच रहा था ये तो अपनी स्वॉर्ड को काफी हाई यूज कर रहा है, लेकिन ये मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी इतनी बोलने की ही देरी थी कि भाई साहब उसके आंखों पे आके कट लग जाता है, उसकी दोनों आंखें कट जाती हैं। ये देख कि भाई डोमा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है हमारे साथ साथ, और उसने यहाँ पे यूज की थी ब्रीथ ऑफ द बीस्ट 9th फैंग, जो की थी गॉडली अनलेटिंग स्लाइस, जिसमें भाई वो अपने हाथ की सारी हड्डियों को डिसलोकेट कर लेता है और अपनी तलवार को घुमा देता है, जिससे कि उसकी हाथ की रेंज बढ़ जाती है, इसीलिए वो कामयाब हो पाया था इतनी दूर से अटैक करने में। लेकिन भाई इनोस्के वहाँ पे सबको सरप्राइज कर देता है, वो जो उसकी हड्डियां डिसलोकेट हुई थी वो उनको 1 सेकंड में ही भाई साहब फिर से अपनी जगह पे ले आता है। और ये देख के तो कनाओ भी हैरान हो जाती है, और यहाँ पे इनोस्के बोलता है अरे यार ये टेक्निक अभी तक एक्यूरेट नहीं कर पाया मैं इसको, उसके में गला काटा था लेकिन उसकी सिर्फ आंखें ही कटी। तभी डोमा उसे हंसते बोलता है अरे तूने ये अटैक कैसे किया यार, तूने तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी ही डिसलोकेट कर दी, तुझे करते हुए दर्द नहीं होता क्या, और तू ये कैसे कर लेता यार, सीरियसली यार तू तो पूरा का पूरा मेस्ड अप है। लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा, मैं बहुत टाइम से जिंदा हूँ, लेकिन तेरे जैसे तलवारबाज से और तेरे जैसे बच्चे से मैं कभी नहीं लड़ा। लेकिन भाई तभी इनोस्के उसे यहाँ पे रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स आखिर में इनोस्के सामा हो, आज तक तो जिनसे मिला वो सारे लूजर थे। तभी डोमा अचानक से इनोस्के का मास्क उसके सर से गायब कर देता है, और इनोस्के को पता तक नहीं चलता है कि इसका मास्क गायब हो चुका है। उस मास्क को हाथ में लेके डोमा बोलता है अबे ये तू इसको यूज कैसे करता है, ये तो बोर का मास्क है ना, बहुत पुराना हो चुका है, अगर इसकी आंखों से तुझे दिखता कैसे है। और ये देख के इनोस्के काफी ज्यादा रेज में बोलता है मेरा मास्क वापस कर, उसको वापस कर, उसको छू मत अपने गंदे हाथों से। लेकिन तभी डोमा उसे बोलता है यार तेरे को तो मैंने कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तो मैंने तुझे देखा है, हम पहले मिल चुके हैं क्या। लेकिन इनोस्के उसे रिफ्यूज करते बोलता है अबे तू पागल है क्या, मैं तुझसे कभी नहीं मिला, और मेरा मास्क वापस कर, अपने गंदे हाथ दूर कर उससे। डोमा भाई साहब पूरी तरीके से कन्विंस था कि वो पहले इनोस्के से मिल चुका है, और वो कहता है इतना टाइम हो चुका है, मुझे अपनी सारी मेमोरीज याद है, तो मुझे ये मेमोरी क्यों याद नहीं है। और तभी भाई वो अपने दिमाग में उंगली डालता है और भाई अपने दिमाग को ही क्लॉकवाइज घुमा देता है याद करने के लिए। इस चीज के थ्रू डोमा याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी मेमोरी है जिस मेमोरी में उसने इनोस्के को देखा था। तभी उसे याद आती है 15 साल पहले हुई एक घटना की। इसके बाद हम देख पाते हैं इनोस्के की मदर को, जो कि आई थिंक इस टाइम पे 17-18 साल की होंगी, और वो इनोस्के को अपने हाथ में कैरी करके कहीं से भाग रही थी। और हमें भागने का रीजन पता चलता है क्योंकि इनोस्के के जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव थे, वो डेली उसकी मदर को मारा करते थे, यानी एकदम पंचिंग बैग की तरह उसकी मदर को पीटा करते थे। और इन सब चीजों से ही उसकी मदर परेशान होकर वो वहां से अपना घर छोड़ के भाग गई थी। इसी दौरान भागते भागते वो पहुंचती है इटर्नल पैराडाइज कल्ट में, जिसको की लीड करता था हमारा
डोमा, क्योंकि उसे वहाँ पे भगवान माना जाता था। हालांकि इनोस्की की मदर उस कल्ट में इसलिए गई थी क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके कोई भी सिबलिंग्स या उनके कोई भी बड़े भाई बहन नहीं थे। इसीलिए वो डोमा के पास आई थी और वो डोमा को हमेशा से ऐसा समझती थी कि वो एक गॉड लाइक बीइंग है, लोगों की हेल्प करता है तो वो काफी अच्छा है और वो इनकी भी हेल्प करेगा। लेकिन जब डोमा फर्स्ट टाइम उसकी मदर से मिला था तो उसकी मदर पहचान में भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उनको काफी सारी चोटें लगी हुई थी जो कि ऑब्वियसली उसके फादर ने ही दी थी। इनोस्की के फादर ने उनको इतना बुरा पीटा गया था कि वो पार्शली अपनी एक आंख से ब्लाइंड भी हो चुकी थी। डोमा जैसे उसकी मदर को टच करता है तो उसकी मदर एकदम ओरिजिनल लुक में आ जाती है और तभी डोमा यहाँ पे इनोस्की को देख के बोलता है तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आंखें बिल्कुल उससे मिलती है, लेकिन सिर्फ एक चीज तुम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी तेरे से। इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता, वो तेरी मदर ही थी। इनोस्की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता मेरी कोई मदर नहीं है और मुझे बोरों ने पाला है और मैं बोर का बच्चा हूँ। लेकिन डोमा उसकी बात सुन के बोलता है तू पागल है क्या, बोर का बच्चा कैसे हो सकता है, तू एक इंसान का बच्चा है, तू इंसान है ना, तो इंसानों ने ही जन्म दिया होगा तेरे को। इनोस्की कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, वो सीधा डोमा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डोमा से बोलता है अबे रुक जा, अबे पूरी स्टोरी तो सुन ले, बहुत बड़ा मिरेकल है कि तू आज मुझसे यहाँ पे आके मिला है। और वो उसी टाइम भाई एक खतरनाक स्लैश भी मार देता है इनोस्की को, जिससे कि भाई इसकी छाती पे काफी गहरे 2 कट लग जाते हैं। इनोस्की दूर पानी में जाके गिर जाता है। डोमा कहता है अरे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको खाने का यार, इतनी सुंदर लेडी अगर मेरे पास रहे तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ यार तेरी माँ बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं थी, वो एक नंबर की स्टूपिड थी, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें अच्छी भी थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी और वो गाना भी बहुत अच्छा गाया करती थी। लेकिन उसकी आवाज तो अच्छी थी, लेकिन वो एक काफी स्टूपिड सा गाना तेरे लिए गाया करती थी, हमेशा तुझे अपनी गोद में लेके, जो कि पिंकी प्रॉमिस वाला कोई सॉन्ग था। तभी उसके को एकदम से ट्रिगर होता है वो पिंकी प्रॉमिस वाला सॉन्ग जो कि उसकी मदर गाया करती थी उसके लिए हमेशा। और उसके सॉन्ग में उसकी मदर ये भी कहा करती थी कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी जब तक कि अपना इनोस्की बड़ा नहीं हो जाता। साथ ही में इनोस्की की मदर उसे ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी मदर उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी। तभी इनोस्की को बिल्कुल ट्रिगर हो जाता है कि जो अभी तक वो शिनोबु को लेके सोच रहा था, यानी कि पिंकी प्रॉमिस, वो एग्जैक्टली में शिनोबु नहीं थी, उसकी मदर थी जो उसके लिए ये पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग गाया करती थी। डोमा उसे बोलता है मैं उसको खाना नहीं चाहता था, वो मेरे आसपास रहती थी तो मुझे काफी अच्छा फील होता था और मैं चाहता था कि जब तक वो मर नहीं जाती खुद बुढ़ापे से तब तक मैं उसको खुद प्रोटेक्ट करूंगा। डोमा कहता है उस दिन मुझे लगा था कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा स्टूपिड है, लेकिन नहीं, वो स्टूपिड होने के साथ साथ काफी शार्प भी थी। कि एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया था मेरे फॉलोवर्स को खाते हुए और उस दिन उन्हें पता चल गया था कि मैं अपने फॉलोवर्स को यहाँ पे खाता हूँ। डोमा यहाँ पे काफी कोशिश करता है उसकी मदर को एक्सप्लेन करने की कि आखिर वो क्यों अपने फॉलोवर्स को खाता है, लेकिन उसकी मदर कुछ भी नहीं सुनती है। वो डोमा को भला बुरा कह के इनोस्की को अपने हाथ में लेके वहां से भाग जाती हैं। इनोस्की की मदर को देख पाते हैं जो कि पहाड़ों में जंगलों की तरफ भाग रही थी और वो इनोस्की को सॉरी बोल रही थी। वो बोलती है कि सॉरी इनोस्की, मैं हमेशा गलत डिसीजन ले लेती हूँ जिसकी वजह से ही मैं हमेशा फंस जाती हूँ और तुम्हें भी प्रॉब्लम में आना पड़ जाता है। भागते भागते वो डायरेक्शन भूल जाती है और वो पहाड़ी के क्लिफ तक पहुंच जाती है और उनको कहीं भी ह्यूमन विलेज नहीं दिखता है। तो पहाड़ी के एकदम क्लिफ पे पहुंच के इनोस्की से बोलती है सॉरी इनोस्की, आज हम दोनों मरने वाले हैं लेकिन एटलीस्ट तुम सरवाइव कर सकते हो। और वो यहाँ पे इनोस्की को पकड़ के काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी पीछे से डोमा आके उसकी मदर पे अटैक कर देता है, लेकिन उसकी मदर इनोस्की को बचाने के लिए क्लिफ से नीचे इनोस्की को फेंक देती है। डोमा उसकी मदर को कहता है अरे अरे ये तुमने क्या किया, तुमने उसे नीचे क्यों फेंक दिया, तुम तो बिल्कुल ही स्टूपिड हो। ये सब बोलते बोलते डोमा यहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कितनी बुरी बात है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नीचे फेंक दिया, ये बहुत ही बुरी चीज लगी मेरे को। भाई इनोस्की तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो यही सोच रहा था मेरी माँ क्या सच में मर चुकी है। डोमा यहाँ पे इनोस्की को बोलता है मैं उसको खा गया, उसकी हड्डियां तक को खा गया। वैसे भी कोई बात नहीं बन रही थी क्योंकि अगर वो वापस भी जाती अपने घर पे तो उसका पति उसे मारता है। उसकी लाइफ में कोई भी एक हैप्पी मोमेंट था ही नहीं, तो इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना वो मेरे साथ ही हैप्पी रहेगी अगर मैं उसे खा लूं। कनाव भी यहाँ पे डोमा को चुप करने के लिए बोलती है, लेकिन भाई डोमा रुक नहीं रहा था और हम इनोस्की को देख पाते हैं जो कि भाई अलग ही लेवल की रेंज पे चला गया था। इनोस्की अपने मन में ही कह रहा था ये तो सच में मिरेकल है क्योंकि जिसने मेरी माँ और मेरे दोस्तों को मारा है वो डीमन मेरे सामने है। और यहाँ पे इनोस्की शुक्रिया करता है डोमा को कि तुमने ये सब मुझे याद दिलाया और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर हेल क्या होता है। डोमा उसे हंसते हुए कहता है तू पागल है क्या, कोई भी हेल और यहाँ पे कोई भी हेवन नहीं होता है, सब एक फेरी टेल की कहानियां है। और तभी भाई इनोस्की बोलता है एनिमे हिस्ट्री की एक दमदार लाइन, वो कहता है अगर इस दुनिया में कोई भी हेल या हेवन नहीं है मैं तेरे
तेरे लिए एक हेल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तब इनोस्की उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्रीथ ऑफ बीस्ट की 10th फैंग टेक्निक को यूज करके, लेकिन डोमा उन सब मूव्स को काफी आसानी से डॉच करता है और कनाओ भी अपनी फ्लावर ब्रीथिंग का यूज करती है उसके ऊपर, लेकिन भाई डोमा अपने पंखे से उसके पेट पे मार के उसको दूर कर देता है और ये तो भाई काफी खतरनाक लगा था कनाओ को। यहाँ पे फिर से इनोस्की उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन डोमा यही सोच रहा था यार ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, काज़ा की डेथ के बाद मुझे बाहर जाके और भी डीमन स्लेयर्स को मारना होगा, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके मुजान सामा की हेल्प करनी होगी। तभी वो अपनी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करता है जो की थी क्रिस्टल मीको, जिससे कि भाई वो एक डॉल क्रिएट कर देता, और ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं थी भाई, ये डोमा जितनी ही पावर को होल्ड करती थी। और तभी भाई वो जो डॉल होती है ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करती है स्कैटर्ड लोटस, और हम देख पाते हैं इनोस्की और कनाओ दोनों ही इस टेक्निक के आगे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो डॉल भाई उनके ऊपर भारी पड़ रही थी और वो बेयरली ही उसके मूव्स को डॉच कर पा रहे थे। इनोस्की यहाँ पे डोमा को रोकने की कोशिश करता है बार बार और फिर से हमला करने के लिए निकल जाता है डोमा के ऊपर, लेकिन भाई वो डॉल बार बार उसी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करके इनोस्की को पीछे कर दे रही थी और डोमा जस्ट यहाँ से डोर ओपन करके निकलने ही वाला था। कनाओ भी बोलती है कि वो यहाँ से एस्केप कर रहा है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा नहीं तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तभी डोमा भाई एक और डॉल मीको को वहां पे छोड़ देता और उससे बोलता है जाओ इनको खत्म कर दो, अब मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ रुकने का। और भाई अगर हम बैटल फील्ड में आए तो भाई साहब बवाल हो रखा था बैटल फील्ड में, वो दोनों की दोनों डॉल भाई साहब भारी पड़ रही थी इनोस्की और यहाँ पे अपने कनाओ के ऊपर, वो दोनों भाई इसके मूव्स को डॉच भी नहीं कर पा रहे थे और इनोस्की को देख पाते काफी कट लग जाते हैं कि डोमा जस्ट डोर को ओपन करके वहां से बाहर ही जा रहा था, लेकिन तभी भाई डोमा का जो फेस था वो मेल्ट होने लगा। डोमा भाई एकदम नीचे गिर जाता है उसी टाइम पे, उसकी भाई पूरी आंखों की स्किन नीचे गिरने लगती है, उसकी आई बॉल नीचे गिरने लगती है और पूरी उसकी स्किन एकदम सड़ने लगती है। और तभी यहाँ पे डोमा फिगर आउट कर लेता है कि ये सब प्लान था शिनोबू का, और हमें पता चलता है यहाँ पे शिनोबू के बैकअप प्लान के बारे में। और ये सब चीजें हम देख पाते हैं फ्लैशबैक में जहाँ पे शिनोबू बता रही थी कनाओ को कि जब भी हम अपर मून 2 से लड़ेंगे तो मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग ही ऑब्सेशन है अपर मून को लड़कियों के साथ, जब भी किसी लड़की को मारता है तो उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। कनाओ उसे मना भी करती है लेकिन वो बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, अगर हम दोनों साथ में मिलकर भी लड़े तो भी नहीं हरा सकते, क्योंकि एक अपर मून को हराने के लिए यहाँ पे 3 पिलर्स लगेंगे, तब जाके भी हम उसे मुश्किल से ही हरा पाएंगे। कनाओ उसे काफी मनाने की कोशिश करते, लेकिन शिनोबू कहती है नहीं, उसे ऐसे नहीं रोका जा सकता, उसके अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं है, वो एक नंबर का हैवान है और उसे हराने के लिए मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही होगा, और जब वो मुझे कंज्यूम करेगा तो वो सिर्फ मुझे कंज्यूम नहीं करेगा। तो मैंने 37 किलो पॉइजन खा रखा है, वो मेरे साथ साथ उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि उसे धीमा और हराने के लिए काफी होगा। वापस से हम फाइट में आते हैं और हम देख पाते हैं कि भाई डोमा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, ना ही वो अपने आप को हील कर पा रहा था और ना ही इस जहर का वो तोड़ ढूंढ पा रहा था, वो बिल्कुल ही हेल्पलेस वहां पे हो चुका था। हम यहाँ पे फाइट में देख पाते हैं कि भाई साहब उसकी जो डॉस थी वो भी टूटने लगती हैं और इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इनोस्की और कनाओ। यहाँ पे कनाओ और इनोस्की दोनों ही हमला कर देते हैं डोमा के ऊपर, लेकिन भाई इस कंडीशन में भी डोमा एक ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है। वहां पे भाई एक बहुत बड़ा स्टैचू आ जाता है जो कि इनोस्की और कनाओ को वहीं रोक देता है। ये देख के तो भाई इनोस्की और कनाओ दोनों ही शॉक में थे, और कनाओ तो यहाँ पे ये सोच रही थी कि इस पॉइंट पे भी ये बंदा ऐसी ब्लड डीमन टेक्निक यूज कर सकता है। स्टैचू यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। तभी कनाओ ये सब देख के यही सोच रही थी कि अगर डोमा किसी भी तरीके से यहाँ से एस्केप कर गया या उसे रिकवर होने का टाइम मिल गया, वो ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि इस कंडीशन में भी वो ऐसी ब्लड डीमन टेक्निक यूज कर पा रहा है, तो हमें आसानी से वो हरा देगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फाइनली एक ऐसी फॉर्म का यूज करने जाती है जिसके लिए उसे शिनोबू ने भी मना किया था, क्योंकि इस फॉर्म से उसकी आंखें तक जा सकती है, और इस फॉर्म का नाम था ब्रीथ ऑफ फ्लावर फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आईज, जिससे कि भाई साहब उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है, और जब भी कोई इस टेक्निक को यूज करता है तो सारा प्रेशर आई बॉल पे पड़ता है, जिससे कि यूजर की आंखें भी जा सकती हैं। इसी टेक्निक का यूज करके डोमा की डॉल से बचते हुए कनाओ यहाँ पे हमला कर देती है डोमा के ऊपर। हम देख पाते हैं कि डोमा का फेस भी धीरे धीरे हील होने लगा था, लेकिन कनाओ की तलवार जस्ट उसके गर्दन के पास आके रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे डोमा की जो डॉल थी वो फ्रीजिंग क्लाउड का यूज करके उसे वही जमा देती है। यहाँ पे इनोस्की को भी देख पाते हैं जिसको कि स्टैचू ने पकड़ रखा था, पूरा हेल्पलेस था, लेकिन
तो भी भाई उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक और बीस्ट फॉर्म की ब्रांड न्यू आइडिया लेके आता है। वो अपने ब्लेड्स को यानी अपनी तलवार को यहाँ पे कनाव की तलवार की तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही भाई साहब वो थ्रो करता है उसकी तलवारें जाके लगती हैं कनाव की तलवार पे, जिससे कि वो फाइनली कामयाब हो जाती है डोमा का हेड कट करने में। जब डोमा का सर अलग होके गिर रहा था वो तभी सोच रहा था इस कमजोर सी लड़की ने मुझे हरा दिया, मैं यहाँ पे हारूंगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुजानजामा और अकाजा वो अपने हेड को रीजनरेट कर पा रहे थे। तो हो सकता है अगर मैं गिव अप ना करूं तो मैं भी अपने हेड को दोबारा रीजनरेट कर पाऊंगा। डोमा यहाँ पे पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं, उसकी बॉडी वहां से गायब होने लगती है, यानी कि धूल बनने लगती है। डोमा तभी अपने आप से कह रहा था मरते वक्त भी कि यार मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी तरीके का डर नहीं लग रहा है, ना ही मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आ रही है। मैं इन बेवकूफों से हार चुका हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है या गुस्सा नहीं है, शायद मुझे कुछ सच में फील नहीं होता है। और तभी हमें डोमा की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे डोमा की मदर ने यहाँ पे उसके फादर को मार दिया था, क्योंकि उसका फादर काफी ज्यादा हरामी था और उसकी नजर अलग अलग लड़कियों पे रहा करती थी, जिसकी वजह से ही तंग आके उसकी मदर ने उसको मार दिया था। और एक दिन उसकी मदर ने अपने आप को भी मार लिया था। जब ये सब हो रहा था तो डोमा ने खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन फिर भी डोमा को कुछ वहां पे फील नहीं हुआ। वो तो यही सोच रहा था कि यार कम से कम ये ब्लड स्टेन तो नहीं होने चाहिए थे। यही चीज हमें बताती है कि भाई डोमा सच में एक इमोशनलेस बंदा है भाई। जब वो 20 साल का हुआ तब मुजान ने उसको यहाँ पे एक डीमन बना दिया और तब से अब तक वो जीता हुआ आ रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डोमा का सर शिनोबु के हाथ में था और उससे कहती है फाइनली तू मर गया, चलो अच्छा हुआ। लेकिन भाई इस पॉइंट पे डोमा मर चुका है, लेकिन तब भी वो शिनोबु से कहता है हे शिनोबु चैन, क्या तुम मेरे साथ नर्क में जाना चाहोगी? और शिनोबु से एक स्माइल देते हुए कहती है गो फक योरसेल्फ इन हेल। फाइनली यहाँ पे फाइट खत्म होता है। हम देख पाते हैं कनाओ यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी शिनोबु को याद करके, और इनोसुके भी याद कर रहा था अपनी मदर को और काफी ज्यादा रोने लगा। इसके बाद हम शिनोबु को भी देख पाते हैं जो कि अपनी बहन अपने फादर और मदर से जाके हेवन में मिलती है। इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे कनाओ और इनोसुके दोनों ही वहां से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ दोनों ने मिलकर हरा दिया था अपर मून 2 को, और अपनी वीडियो भी इसी के साथ खत्म होती है। खैर कैसा लगा तुम्हें वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।